आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो है जेनेटिक्स। और देखते हैं आज जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा है शर्करा, और तीसरा है फॉस्फेट समूह, और चौथा है सभी। देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। न्यूक्लियोटाइड हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए है उस डीएनए की जो इकाई है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो होता है वो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन क्षारक, और साथ में शर्करा और फॉस्फेट समूह। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो कौन सा हो रहा है? सभी। इसके अंदर आंसर हो जाएगा सभी। यहाँ एक चीज़ और अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन युक्त क्षारक पाए जाते हैं ये भी दो प्रकार के हैं। पहला है जिसे अपन कहते हैं प्यूरिन, और जो दूसरा क्षारक है उसे कहते हैं अपन पिरामिडीन। प्यूरिन और पिरामिडीन इन्हें कहा जाता है। जो प्यूरिन है वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और ये जो हैं उन्हें कहा जाता है साइटोसिन और थाइमिन। तो साथियों यहाँ आंसर हो रहा है सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता है। अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है रेप्लिकेशन, तीसरा है ट्रांसलेशन, और चौथा है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए से आरएनए का निर्माण। तो साथियों ध्यान रखना है कि डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए क्या करता है? आरएनए अमीनो अम्लों का यानी प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो प्रोटीन का निर्माण होता है आरएनए से उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। ये है ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए का निर्माण ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। एक और शब्द है यहाँ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन क्या है? तो रेप्लिकेशन जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा तो उसे कहा जाएगा रेप्लिकेशन। और डीएनए का निर्माण हो रहा है तो इसका पूरा नाम हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। और जब आरएनए से आरएनए का निर्माण होगा तो उसे भी कहा जाएगा रेप्लिकेशन, लेकिन यह शब्द क्या आ जाएगा? आरएनए रेप्लिकेशन। तो साथियों ये 3-4 शब्द हैं जो हमें पता होना चाहिए। डीएनए से आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से अमीनो अम्ल का निर्माण, ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए रेप्लिकेशन, और आरएनए से आरएनए का निर्माण आरएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ आंसर हो गया है ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना है एक कुंडलीय, द्विकुंडलीय, सीधी या कोई नहीं। द्विकुंडली का मतलब क्या हो गया? डबल हेलिक्स। और साथियों याद रखें कि जो डीएनए की संरचना है वो कैसी है? द्विकुंडलीय। और सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक थे? वो थे वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने ये मॉडल दिया था डीएनए का, द्विकुंडलीय मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल उन्होंने दिया था। तो यहाँ आंसर हो जाता है द्विकुंडलीय। ऐसे करके हमें धीरे धीरे ये क्वेश्चन हल करते जाना है। अगला जो क्वेश्चन है आरएनए में पाए जाने वाले क्षार हैं। आरएनए, ओके, डीएनए नहीं, ये क्या है? आरएनए। तो देख लेते हैं। आरएनए में क्षार दो तरह के हैं, प्यूरिन है और एक है पिरामिडीन। बात किसकी हो रही है? आरएनए की। तो जो प्यूरिन है, प्यूरिन कौन कौन होता है इसके अंदर? एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन। और जब पिरामिडीन की बारी आती है तो इसमें पाया जाता है साइटोसिन, और थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल, AGUC। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? AGUC। AGTC, टी किस में पाया जाता है? थाइमिन। थाइमिन पाया जाता है डीएनए में। तो ये यहाँ आंसर हो जाता है। ये हमको अच्छे से याद रखना है कि आरएनए में
डीएनए में जो टी पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, उसकी जगह क्या मिलता है? आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है समसूत्री विभाजन में डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, माइटोसिस की बात हो रही है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस में डीएनए का निर्माण। कौन कौन सी हैं इसमें ऑप्शन? प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज और एनाफेज। ठीक है, तो डीएनए का निर्माण किसमें होगा? इंटरफेज यानी अंतरावस्था में होता है। अंतरावस्था को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, G1, S और G2। जो G1 फेज होती है उसमें क्या होती है? सेल, अब जो कोशिका है वो अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, आकार में वृद्धि G1 फेज के अंदर। और जो S फेज है, S का नाम सिंथेसिस, तो इसके अंदर किसका हो रहा है? डीएनए का निर्माण इसके अंदर हो जाता है, S फेज के अंदर। और जो G2 है उसके अंदर क्या हो जाता है? आरएनए का निर्माण और साथ में प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये तीनों अवस्थाएं किसकी हैं? अंतरावस्था की। बड़ा सिंपल सा पूछा है। समसूत्री विभाजन में डीएनए का निर्माण किसमें हो रहा है? इंटरफेज में हो रहा है। कोशिका विभाजन के लिए कौन कौन सी अवस्था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और एक और कौन सी? टीलोफेज होती हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप से शुद्ध नस्ल कितनी पीढ़ियों में प्राप्त हो जाती है? ग्रेडिंग अप क्या होता है? ग्रेडिंग अप का मतलब है कि जो शुद्ध नस्ल का नर है उससे जो अच्छी नस्ल का जो नर है उससे क्रॉस करवाना है गैर वर्णित मादा। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं अपन नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल, गैर वर्णित मादा। उससे अपन बार बार क्रॉस करवाते हैं, तब कितनी पीढ़ियों के अंदर ये अच्छी नस्ल बन जाती है? तो वो है 7 से 8 पीढ़ियों के अंदर। और याद रखना है, भारत के अंदर जो भैंसों में प्रजनन का तरीका अपनाया गया है वो क्या है? ग्रेडिंग अप। साथियों, हम आगे और भी प्रश्न हल करेंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो ये मेरा निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। इसके पहले हमने जो सब्जेक्ट लिया था वो था एनाटॉमी, कुछ मिक्स उसमें फिजियोलॉजी भी आ जाता है। और आज हम जो कर रहे हैं वो प्रश्न किसके हैं? वो हैं जेनेटिक्स के। अगला जो प्रश्न है वो है गाय में दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन किसका उदाहरण है? लिंग प्रभावित यानी सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है ये, लिंग संलग्न यानी सेक्स लिंक्ड है, या लिंग सीमित सेक्स लिमिटेड। साथियों, ये 3 शब्द हैं और इस पर हमारा प्रश्न आता है। एलएसए के जब अपन पुराने पेपर देखते हैं तो इस टॉपिक से एक प्रश्न बनता है। देखें, ये 3 शब्द आते हैं और 3 में बड़ा कंफ्यूजन है। ये जो है दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन, सबसे पहला शब्द देखते हैं वो है सेक्स लिंक्ड। भैया लिंक है ये किससे? सेक्स से। तो याद रखना है कि ये किसके ऊपर होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है, लिंक्ड हो गया है ये। दूसरा देखते हैं, ये 2 शब्द आते हैं, वो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड। तो ये किसके ऊपर पाए जाते हैं? सोमेटिक क्रोमोसोम्स के ऊपर ये पाए जाते हैं। हिंदी में देखें, हिंदी में क्या हो जाएगा? सोमेटिक यानी कायिक गुणसूत्र के ऊपर, और ये होते हैं वो लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। सोमेटिक के लिए कौन से हैं? दोनों, लिंग प्रभावित और लिंग सीमित। अब अंतर देखने की कोशिश करें तो ये कह रहा है, नीचे वाला देखें, सेक्स लिमिटेड, लिमिट सीमित हैं एक ही सेक्स तक। तो याद रखना है कि ये वाले जो हैं सेक्स लिमिटेड एक ही लिंग में पाए जाएंगे, या तो नर में या मादा में। और जबकि जो लिंग प्रभावित होते हैं वो दोनों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन एक में ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। यहां उदाहरण पूछा है दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन याद रखना है किस तरह का कैरेक्टर है? ये लिंग सीमित, सिर्फ एक लिंग में पाए जाने वाले। तो दूध उत्पादन कौन करता है? सिर्फ फीमेल, मादा, नर नहीं। तो यहां ये हो जाता है।
इनके जितने भी उदाहरण हैं इन तीनों कैरेक्टर के, वो हमें अच्छे से याद करना है। एक प्रश्न सामान्यतः इस पर आता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियम में आ गए। मेंडल के प्रयोग में द्विसंकरण यानी डाई हाइब्रिड का लक्षण प्रारूप यानी क्या पूछा है? फिनोटाइप। ओके, कौन सा है नियम? डाई हाइब्रिड का कौन सा पूछा है? फिनोटाइप। तो देख लेते हैं 9:7, 12:3:1, 10:6, 9:3:1। हमें चारों विकल्प अच्छे से पढ़ना है और हम सभी जानते हैं कि जो डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप है वो है 9:3:3:1। तो इसका आंसर ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रिवेराइन बफेलो यानी जलीय भैंसें में गुणसूत्रों की संख्या। तो हमें याद रखना है कि भैंसें यानी बफेलो दो तरह की होती हैं। एक कौन सी होती हैं? जलीय भैंसें, रिवेराइन बफेलो, और दूसरी होती हैं दलदली, जिन्हें हम बोलते हैं स्वाम्प बफेलो। और दोनों में जो बेसिक अंतर है वो है गुणसूत्रों का। जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 50, जबकि दलदली भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। एक चीज और याद रखना है कि जो जलीय भैंसें हैं उनका उत्पत्ति वाला देश यानी मूल देश जहां पर इनका ओरिजिन है वो माना गया है भारत। तो भारत में जो भैंसें पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? जलीय, रिवेराइन बफेलो है। और गुणसूत्रों की संख्या ऑप्शन देख लेते हैं 60, 50, 48 और 64। तो इसमें जो आंसर है वो कितना है? 50। अगला प्रश्न है डीएनए के दो कुंडलियों की दूरी होती है। डीएनए के दो कुंडलियों के बीच की दूरी पूछा है। तो अपन जानते हैं डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो कुछ इस तरह का है, और इसके अंदर जो दो कुंडलियां बन रही हैं, एक कुंडली ये हो गई, एक कुंडली और ये दूसरी कुंडली, दो कुंडलियों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये जो दो कुंडलियों के बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें आंसर हो जाता है ए। और कौन कौन से थे? 24, 14, 4 नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करें अपन, 34 एंगस्ट्रॉम। और एक चीज और अपन को याद रखना है कि ये जो डीएनए है किससे मिलकर के बना है? न्यूक्लियोटाइड से। और दो कुंडलियों के बीच में 10 नाइट्रोजिनस क्षार पाए जाते हैं, 10 क्षार पाए जाते हैं। तो दो कुंडलियों के बीच की दूरी है 34 एंगस्ट्रॉम, और साथ में इसके जो नाइट्रोजिनस क्षार हैं उनकी संख्या है 10। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन है 2n-1, 2n-1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं टेट्रासोमिक, ट्राइसोमिक, मोनोसोमिक या नलीसोमिक। 2n-1 हम सभी जानते हैं कि प्राणियों के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है द्विगुणित, और जिसे हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। डिप्लॉइड बोलते हैं अपन इसको, 2n से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या पूछा है? एक एबनॉर्मलिटी है 2n-1 यानी दो गुणित में एक कम हो जाना। तो हमें हमेशा याद रखना है ये 2n तो हो गई नॉर्मल, 2n में अगर दो गुणसूत्रों की कमी है 2n-2 तो इसे कहा जाता है नलीसोमिक। अगर 2n में एक कम है तो उसे कहा जाता है मोनोसोमिक। अगर 2n से एक बढ़ गया है तो उसे बोलते हैं ट्राइसोमिक, और 2n से अगर दो बढ़ गए हैं तो उसे कहा जाता है टेट्रासोमिक। कितना आसान हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2n-1, 2n-1। देख लेते हैं मोनोसोमिक कहां पर है आंसर? मोनोसोमिक। तो साथियों क्वेश्चन तो एक हल किया है, लेकिन हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। इन चारों में से कोई भी आ जाए अब आप आसानी से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वह लक्षण जो जीन से नियंत्रित होते हैं। ओके, वह लक्षण जो जीन से नियंत्रित होते हैं परंतु बाह्य रूप से दिखाई नहीं देते, बाहर से प्रकट नहीं हो रहे हैं।
तो ऑप्शन देखते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन और एलील। वो है लक्षण जो जीन से नियंत्रित होते हैं परंतु बाह्य रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर है इसका जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? वो लक्षण जो बाहर प्रदर्शित हो रहे हैं, बाहर से प्रकट हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। जीन तो हो गया। एलील क्या होता है? तो एक ही लक्षण के लिए जीन के दो रूप होते हैं, दो विकल्प होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। साथियों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स में और बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन के आते हैं, जिन्हें हम आराम से इन्हें हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का प्रकार नहीं है। आरएनए, ठीक है, कौन कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए, एसआरएनए और टीआरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए के प्रकार कितने हैं? 3। पहला देख लेते हैं, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। दूसरा कौन सा हो गया? आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल। और तीसरा ये कौन सा है? टी यानी ट्रांसवर्स आरएनए। ये 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। जो नहीं है वो कौन है? एसआरएनए, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर। वो शानदार, कितना बढ़िया प्रश्न आया है। क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं, गुणसूत्र आपस में उलझ गए और उलझ करके क्या बना लेते हैं? क्रियाजमेटा, कियाजमेटा ये बना लेते हैं आपस में। क्रॉसिंग ओवर, क्वेश्चन तो कियाजमेटा का नहीं है, क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पैकाइटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन या प्रोकेज? देखें, पैकाइटिन, तो ये हमेशा याद रखना है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्रॉसिंग कहाँ होता है? तो याद रखना है अर्धसूत्री बंध, मियोसिस बंध। और मियोसिस बंध की कौन सी अवस्था? प्रोफेज बंध। और प्रोफेज बंध की भी कौन सी अवस्था? वो है पैकाइटिन, पैकाइटिन। तो यहां सही आंसर क्या हो जाता है? पैकाइटिन, याद रखना है। ये प्रोफेज है, प्रोफेज लेकिन बंध नहीं है, तो याद रखें, बहुत ही स्पेसिफिक। हमें 4 में से चुनाव करना होता है, तो याद रखना है हमको कि जिसमें जो ज़्यादा एक्यूरेट है उस पर हमें जाना है। पैकाइटिन वो है जहां पर क्रॉसिंग ओवर की घटना, क्रॉसिंग आपस में कियाजमेटा बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की 2 भुजाएं किस संरचना द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, प्रोटीन या सेंट्रोमियर। तो देख लेते हैं, ये अपन ने गुणसूत्र बना लिए और जो गुणसूत्र हैं वो आपस में किसके द्वारा? सेंट्रोमियर, वो है सेंट्रोमियर जिसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं, होमोलोगस वाले आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है साथियों। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको एक सैंपल की तरह बनाने की कोशिश की है और इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक से लेने की कोशिश की है। जितने ज़्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें पता लगता है कि हमारी कितनी तैयारी है। और एक ही क्वेश्चन में जो अलग अलग विकल्प आ रहे हैं, जैसे यहाँ अपन राइबोसोम शब्द आ गया, तो हम इसका भी अध्ययन करने की कोशिश करें कि राइबोसोम क्या है। करते रहिए, प्रश्न करते रहिए और निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। साथियों, एक चीज़ मैं जो बार बार दोहराता हूँ कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो उनको हम अपनी कॉपी में लिखते भी जाएं, नोटबुक में नोट करते जाएं, बार बार अध्ययन करते जाएं। चीज़ों को बार बार हम पढ़ते हैं जब ही हमारे दिमाग में वो बैठती हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।